अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे उससे पहले लेट्स गो थ्रू विद द प्रीवियस लेक्चर टॉपिक्स, एंड दीज आर द बोरिंग एंड द लैंडिंग्स with respect to if any investor he is searching for that point where he can easily borrow and lend on the same risk-free rate. हमने वो डिस्कस किया था लास्ट टाइम. Then we discuss about the efficient frontier. On that basis we try to evaluate कि जनाब आपका जो efficient frontier है वो कैसे construct करते हैं आप. And then we discuss about that tangent line जो कि security market line है, that going to be tangent with that efficient frontier. और उसी लाइन के ऊपर हमने डिस्कस किया था दिस इज द फेमस कैपम विच इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स. और यही जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देन वी ट्राई टू लुक एट द वैलिडिटी एंड द टेस्टिंग ऑफ कैपम. आज हम वैल्यू वर्सेस ग्रोथ स्टॉक डिस्कस करेंगे. देन वी गो मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड वर्सेस कंजम्पशन कैपम जो कि एक और काइंड है. Then we will go through with the asset pricing model and the other three-factor model. Now, dear students, before starting, just try to recall that we were discussing about the validity and the testing of the CAPM, and we discussed कि जनाब जो आपका capital asset pricing model है, this is basically constructed purely for the matter of investors' specific required risk. और उस लिहाज से आपका जो इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द रिस्क फैक्टर. इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट दैट रिस्क तो आप उसके मुताबिक उस रिस्क को अगेंस्ट प्रीमियम जो है वो डिसाइसिव अंदाज से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एंड देन वी गोइंग टू इजीली वैल्यूएट द डिफरेंट स्टॉक्स. तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल वर्सेस लार्ज स्टॉक्स. Burgundy line in figure 8 shows the cumulative difference between the returns on the small firm stocks and the large firm stocks. Again, dear students, जो आपके small stock और large stock firms हैं, हमने ये चेक करना है क्योंकि obviously जो investors है उनका अपना different risk aptitude है. they have to observe the different stocks. वैल्यू जो स्टॉक्स हैं आपके जिसके अंदर स्मॉल फर्म भी है लार्ज फर्म भी है. वी ऑलरेडी नो कि जो स्मॉल स्टॉक्स हैं, जस्ट रिकॉल इट इन अ प्रीवियस लेक्चर इफ यू गो थ्रू विद द हिस्ट्री, दैट टेंड्स टू गिव यू ए वेरी एक्सटेंसिव वेरी क्यूमुलेटिव उनका जो रिटर्न है, वेरी एक्सटेंसिव रिटर्न्स. एंड वी जस्ट डिस्कस अबाउट कि जी बिफोर इन व्हेन वी गो थ्रू विद द हिस्ट्री ऑफ 75 years पास्ट हिस्टोरिक डाटा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. जो न्यूयॉर्क का जो आपने इबर्टसन जो कंपनी थी एसोसिएट से, दे बेसिकली मैनेजेड एंड बट दे डिस्कवर्ड कि जो अगर आप 1929 के अंदर 1920s के अंदर इफ़ यू मैनेज टू इन्वेस्ट $1 यू कैन एक्यूमुलेट मोर देन $6,000 इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड इन दी स्मॉल स्टॉक. सो एज कम्पेयर टू लार्ज स्टॉक जो कि रफली 24,000 रफली था. अगेन उसी सिचुएशन के अंदर हमने अभी टेस्ट करना है कैपम को. आया कि जो कैपम है जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है, वेरिएशन फैक्टर है, क्योंकि हमने यही चेक किया है कि जनाब आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रिटर्न है, दैट मैटर्स अ लॉट फॉर दी बट वी कैन से दैट दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द इन्वेस्टर्स, राइट? नाउ so dear students, when we going to discuss that data which is basically a matter of concern for the investor, then you got to discover the risk premium with the concerning volatility of variation of that specific stocks. और in that terms के जनाब अभी हम आगे जाकर फिगर में देखेंगे, we try to evaluate कि जनाब उनकी जो मूवमेंट है स्मॉल और जो आपके लॉस फर्म स्टॉक्स हैं उसकी कैसे है, उनके रिटर्न्स कैसे हैं, उनका जो डिफरेंसेस है कम्युलेटिव रिटर्न उनका क्या है. इफ यू हैड बॉट द शेयर्स विद द स्मॉलेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड सोल्ड दोज विद द लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन, दिस इज हाउ योर वेल्थ वुड हैव चेंज्ड. और ये जो एक आपकी इंडिकेशन है, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, सो दैट गिव्स यू द ग्लिम्स ऑफ इट एंड दैट डिस्कस अबाउट कि जनाब आप यहाँ देखें कि हाई माइनस लो बुक मार्केट, दिस इज बेसिकली द कम्युलेटिव showing the cumulative returns of that, and the low minus the big. This is somehow कि जनाब जो आपको शो कर रहा है कि which is much less as compared to this one which is a high minus low book to market value. हम उसी तरह जाते हैं कि जनाब
अगर आप स्मॉलेस्ट जो मार्केट कैपिटलाइज्ड है उससे सोल्ड दोज, अगर आप ये बाय करेंगे एंड सोल्ड दोज विद द लार्जर कैपिटल, दिस इज हाउ योर वेल्थ वुड हैव चेंज्ड। यू कैन सी द स्मॉल कैप स्टॉक्स डिड नॉट ऑलवेज डू वेल, बट ओवर द लॉन्ग हॉल देयर ओनर्स हैव मेड सब्सटेंशियली हायर रिटर्न, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है स्मॉल कैप स्टॉक्स का, जो कि हाईली वॉलेटाइल है, राइट, क्योंकि दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न for the investors, right? Nobody like to take extra bit of risk. This is why they don't want to engage in these sort of a stock. But obviously at a longer period of version आप ये देखते हैं कि जनाब उनका जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा चला जाता है। There you go, high minus low book as compared to this one, low minus big, which starting from 1928 till 1998, right? So again that amount is given in dollars. Just start with the $1 and how you're going to capitalize from this point to this point, and this is a big jump here, and this shows कि जनाब आपकी जो high minus low book to market है compared to low minus big, which is a clearly showing it कि जनाब आपका जो investors का जो high return है, जो small caps का, look at the returns, the cumulative returns of the investors here. So again ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जनाब ये जो स्टॉक्स हैं आपके, जो वैल्यू वर्सेस द ग्रोथ स्टॉक्स हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट द वॉलेटिलिटी फैक्टर। और उसके अंदर हमें पता है कि जनाब जो स्मॉल स्टॉक्स हैं दैट टेंड टू गिव, जिनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, उसके अगेन जो रिस्क प्रीमियम है वो भी ज़्यादा लिया जाता है इन्वेस्टर्स, क्योंकि इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। इन दैट सिचुएशन इफ़ यू लुक एट द फिगर दैट बेसिकली डिस्प्ले कि जनाब अगर आप लो माइनस बिग, जो एक लो कैपिटलाइजेशन है और जो बिग कैपिटलाइजेशन है, उसका आप जब मुआवजा करेंगे यू कैन फिगर आउट कि जनाब दिस इज़ द एक्चुअली कम्युलेटिव रिटर्न यू गोइंग टू और द इन्वेस्टर गोइंग टू गेट लेटर ऑन इन द सिचुएशन, जो कि कैपम के थ्रू जब हम करेंगे, विच बेसिकली अगेन ए बिगर टेस्ट फॉर द कैपम, जो कि इंडिकेट कर रहा है लो एज कम्पेयर टू दिस वन विच इज़ हाई माइनस लो बुक टू मार्केट वैल्यू जो है, जो स्टैट्स ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अगेन वैल्यू स्टॉक्स हेयर आर डिफाइंड एज दोज विच हाई रेशियोज ऑफ बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू, दीज आर बेसिकली दी वैल्यू स्टॉक। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि जनाब दीज आर दी वैल्यू स्टॉक्स, और उस वैल्यू स्टॉक्स के अंदर जो कि हाई बुक टू लो माइनस लो बुक मार्केट वैल्यू है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट करें, एंड ग्रोथ स्टॉक और दोज विद लो रेशियोज ऑफ बुक टू मार्केट, जो कि रेशियोज की बात कर रहे हैं कि जनाब दिस इज बेसिकली दी रेशियो ऑफ लो रेशियोज ऑफ बुक टू मार्केट है, लो टू बिग जो यहाँ पे आपको डिस्कस कर रही हैं, लो माइनस बिग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीज आर बेसिकली दी ग्रोथ स्टॉक्स, राइट, एंड दिस शोज अगेन कि जनाब आपका जो ग्रोथ स्टॉक है दैट टेंड्स टू गिव ए वेरी there is extensive dip in it. See from there they are traveling almost the same, but again here is the dip, and you can easily figure out after that 1970 or 1980s there is a tremendous gap in it. Again dear students, यहाँ पे जो important चीज़ आपने विजुलाइज करनी है कि दोस्त ग्रोथ स्टॉक बेसिकली शोइंग कि जनाब आपकी जो भी लेट्स से कोई भी स्टॉक है, ठीक है जनाब, आपके स्टॉक्स हैं, दीज आर दी वैल्यू स्टॉक्स एंड दीज आर दी ग्रोथ स्टॉक, ठीक है, एंड दिस बेसिकली वैल्यू स्टॉक शोइंग दी वॉलेटिलिटी, और यहाँ पे जो स्टैट्स आपको गिवन है जो कम्युलेटिव आपका रिटर्न है, ठीक है, दैट इज हायर। ग्रोथ स्टॉक जो है बेसिकली द कंपनीज जो कि ग्रोथ रेट कंसर्न करती हैं, ग्रोथ रेट देती हैं विद रिस्पेक्ट टू कि जनाब आपकी जो भी शेयर प्राइस है वो उसके अंदर इंक्रीज होना चाहिए। अगेन जो कि रिटेन्ड अर्निंग्स है आपकी जो कि इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें आपकी जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स है
यू गिव द बोनसेस जो कि डिविडेंड्स की शेप में आप दे देते हैं, एंड वट एवर री इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करती है। रिमेंबर, रिकॉल करें हमने जो एक ग्रोथ एंड विद नो ग्रोथ, ये स्टॉक वैल्यूएशन का जो हमने एग्जांपल भी की थी, जो हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट पीछे। सो अगेन कि वट एवर दी री इन्वेस्टेड, ये जो ग्रोथ कंपनी है दे आर प्योरली इन्वॉल्व इन री इन्वेस्टिंग द स्टॉक्स। और इसी बेसिस पे जनाब हमने देखा कि जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं दे टेंड टू गिव ए वेरी वेरी गुड कम्युलेटिव रिटर्न्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कैपा में डिस्कस इट कि जनाब जो स्टैटिस्टिक आपने देखे हैं उसके मुताबिक ये आपका लो है एज़ कम्पेयर टू जो कि वैल्यू स्टॉक्स हैं जिनकी वॉलेटिलिटी फैक्टर ज़्यादा है, और उस बेसिस पे जो वैल्यू स्टॉक्स हैं दैट बेसिकली जो आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है उसके अंदर जो प्रीमियम है आपका रिस्क प्रीमियम वो भी हाई होता है, इज क्वाइट हाई here. So again the value stock have provided a higher long run return than the growth stocks, जो कि यहाँ पे थर्ड जिसका एलिमेंट है वो भी यहाँ पे प्रूव हो जाता है। let's see here कि rightly below just about when you cross the 1993 year and going to 1994 and 5, this is the time where this value stock tends to give more. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो value stock outperform growth stock, ठीक है। ऑन दी हिस्टोरिकल डाटा अगर आपके पास लेट से आप कहते हैं जी हिस्टोरिकल डाटा फ्रॉम 1928 टिल 1990, 28 से 1998 तक। So again guys, here the most important thing is कि when you going to evaluate कि जनाब आपका value stock as compared to growth stock which would be the better, in that case कि जो volatility है, variation है वो value stock के अंदर ज़्यादा है। This is why the investor they demand a more return on it। And again जो आपकी small capitalization है, आपकी small cap stock है, did not always do well but over the long haul their owners have made substantially high returns। और उसी basis पे कि जनाब जो आपका small stocks हैं, this is basically all about the small stocks, और high minus low book to market which basically tend to give you this substantially high returns in that basis। और उसके बाद आपकी जो growth stock है वो वो is being outperformed by the value stocks। Now it seems that investors saw risk in small caps stock and value stock that were not captured by beta। अगेन जनाब आप ये कह सकते हैं कि जनाब जो इन्वेस्टर्स है दे सॉ रिस्क इन द स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड द वैल्यू स्टॉक दैट वर नॉट कैप्चर्ड बाय द बेटा। एंड टेक वैल्यू स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, मैनी ऑफ दीज स्टॉक्स सोल्ड बिलो बुक वैल्यू बिकॉज द फर्म्स आर इन सीरियस ट्रबल। अगेन हमने वही जो डिस्कस किया पॉइंट, ये जो वैल्यू स्टॉक है ये रिस्की और वॉलेटिलिटी की वजह से इसमें जो रिस्क प्रीमियम है इन्वेस्टर दे डिमांड वेरी हाई रिस्क प्रीमियम। और उसी बेसिस पे दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि जनाब जो भी स्टॉक्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ दिस वैल्यू स्टॉक्स हैं दे बीन सोल्ड बिलो ए बुक वैल्यू, जो भी इसकी बुक वैल्यू थी लेट सपोज कि जनाब, एंड बिकॉज द फर्म्स वर इन सीरियस ट्रबल, क्योंकि ऑब्वियसली जो इसकी बुक वैल्यू जो फर्म्स थी दे आर बेसिकली इन ए रिसेशन इन रिस्की बिजनेस एंड दे आर सीरियसली इन ट्रबल। दीज स्टॉक्स आर particularly risky and demanded compensation in the form of higher expected returns, वही जो हमने concept discuss किया। So in that reason अगर हम ये लिखें कि जी value stocks, ठीक है, the investors demanded higher expected returns because of particularly high risk, ठीक है। और उसी बेस पे जो आपके वैल्यू स्टॉक्स हैं उसमें जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, दे आर somehow in a serious trouble and because of कि जनाब उसकी जो उनके जो शेयर्स हैं they've been sold out,
ठीक है जी, उनके जो शेयर्स हैं, उनके जो स्टॉक्स है, दे बीन ट्रेडेड एंड द इन्वेस्टर्स व्हाइल दे बाय दे डिमांड ए कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ ए रिस्क प्रीमियम, एंड फॉर दैट रीजन जो आपके इन्वेस्टर्स है दे बेसिकली कैपिटलाइज मोर इन इट। और इसी बेसिस पे यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट अगर आप इसको देखें कि जनाब इन्वेस्टर्स ने जो स्मॉल कैप है, जो एक वॉलेटाइल है, स्मॉल फर्म है, स्टॉक्स है, और जो वैल्यू स्टॉक है, दे बेसिकली जो रिस्क फैक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा देखा है उसके अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें प्रीवियस एग्जांपल के अंदर, अगर मैं यहाँ पे ये देखें लो माइनस बिग की बात हो रही है कि जनाब अगर हम यहाँ पे जो स्मॉल कैप है और जो बिग कैप है उसको देखें, लेकिन एज कंपेयर टू हाई माइनस लो बुक टू मार्केट वैल्यू, जब हम उसकी बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू डिस्कवर करते हैं उस बेसिस के अंदर जो सिचुएशन है वो इट इज क्वाइट डिफरेंट देन दी लो माइनस बिग जो कि आपके स्मॉल कैप एंड बिग कैप है। एंड फॉर दैट रीजन जो कैपम है बेसिकली वो इट इज अनेबल टू आइडेंटिफाई दैट बीटा, और उसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे वही कॉन्ट्राडिक्टरी है, दिस इज बेसिकली दी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट टू फेमस कैपम कि जनाब स्टॉक्स एंड वैल्यू स्टॉक दे वर नॉट कैप्चर्ड बाय द बीटा। बीटा ने इनकी जो एक तरह से, क्योंकि बीटा बेसिकली दैट शोज द sensitivity of stock to relation to market risk, और इसी बेसिस पे जनाब जो बीटा है इज अनेबल टू कैप्चर इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका रिस्क है वो कैपम ऑब्वियसली दैट जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो एक फाइंड किया है थ्रू कैपम, जिसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज बेसिकली समहाउ आर माइनस आर एफ again the beta and what is the market premium as a whole. So again जो beta है that is basically not captured by the CAPM, ठीक है, और उसकी जिसकी वजह से जो भी आपका एक रिटर्न और रिस्क फ्री है जो कि आपका बेसिकली दैट शोइंग कि एक्चुअल जो रिक्वायर्ड रेट है वो कम था, लोअर था इन टर्म्स ऑफ दिस। लेकिन जब बुक टू मार्केट हमने देखी, जब बुक टू मार्केट हाई टू लो बुक टू मार्केट जब उसका कम्युलेटिव रिटर्न आपने डिस्कस किया, स्टडी किया, देन यू फाइंड आउट कि जी दे बिन बेसिकली जो वैल्यू स्टॉक्स हैं और जो दूसरे आपके हैं द इन्वेस्टर्स दे डिमांडेड है मच मोर हायर। सो इन दैट रीजन कि जनाब इट इज नॉट बेसिकली कैप्चर्ड बाय द बीटा द कैपम, and again that is on ये this is all about the CAPM जो कि उसके बारे में जो टेस्टिंग एंड वैलिडिटी थी जो कि टू सम एक्सटेंट इट इज अनेबल टू कैप्चर इट। लेकिन अगेन द कैपम की हमने ये भी देखा था कि जनाब उसकी वैलिडिटी भी है, उसकी बेसिकली दैट उसकी क्रेडिबिलिटी भी है, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगेन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जी कंजम्पशन बीटा वर्सेस मार्केट बीटाज। व्हाट इज दिस? द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पिक्चर्स investors as solely concerned with the level and uncertainty of their future wealth, but for the most people wealth is not an end in itself. Again what it sells basically जो आपके हमने डिस्कस किया एक जो स्टैंडर्ड आपके कैपम था या आप यहाँ पे करते हो कि जी that is basically the consumption कैपम बीटा, ठीक है जी, वर्सेस जो मार्केट आपके बीटा है या आप सिंपल कह दें कि जी स्टैंडर्ड बीटा, स्टैंडर्ड जो कैपम बीटाज हैं। और उस बेसिस पे जनाब different alternative theories they basically comes in and they basically join the same concept of KG how about if you want to identify the required rate of return for the investors, how you going to accumulate it, how you can going to get that required rate of return, and on that basis we simply evaluate कि जनाब आपके riskier assets हैं and then you going to add it with the risk free security, and अगर आप जो बीटा है जो कि रिस्क फैक्टर जो सेंसिटिविटी ऑफ दैट पोर्टफोलियो विद रिस्पेक्ट टू मार्केट रिस्क अगर आप उसको कैप्चर कर लेते हैं और इफ दैट टेंड्स टू बी ए जीरो देन अगेन यू आर लेफ्ट विद द रिस्क फ्री रेट व्हिच इज बेसिकली हैविंग ए नो
standard deviation, the variance in it. So the required rate of return in that matters for the investor is simple, the government securities interest rate. और as long as वो riskier asset की तरफ लेकर जाएंगे अपने आप को investors, always remember students कि they demand a compensation over it, जो कि कैपम की जो एक कंस्ट्रक्शन है, जो कैपम जिस पे कंस्ट्रक्ट हुआ इसी आइडियोलॉजी पे हुआ, इसी फिनोमेना पे हुआ, राइट. सो हेयर वी आर डिस्कस अबाउट कि जी आपकी जो कंजम्पशन है वो कैसे, और स्टैंडर्ड कैपम के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन व्हेन वी टॉक अबाउट द बीटास ऑफ इट. Here we discuss about कि जनाब आपकी जो level and uncertainty of their future wealth है, CAPM is only concerned with that, but most of the for most of the people the wealth is not the issue. The only issue is how to spend it, the consumption of it. कि आपके पास let's suppose कि जी 100,000 total accumulated wealth है, ठीक है जी, but again जो CAPM है वो जो एक स्टैंडर्ड कैपम है इज ओनली डिस्कस अबाउट कंसर्न अबाउट द वेल्थ, कि जी वेल्थ को कैसे इन्वेस्टमेंट आपके प्लान, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कंसर्न्ड नॉट विद वेल्थ फिगर बट कंजम्पशन. ठीक है, कि हाउ टू कंज्यूम इट, how I'm going to spend my wealth. और इसकी जो consumption है that matters for most of the people, and that for that basis consumption beta evolved out, or it took the place of standard CAPM. Douglas Braden has developed a model in which a securities risk is measured by its sensitivity to changes in investor consumption. Again हमें पता था कि जनाब एक जो CAPM जो standard CAPM beta है that measure the sensitivity किसकी sensitivity of security risk to change in with respect to market risk. कि जनाब आपकी ये स्टैंडर्ड था, लेकिन जो कंजम्पशन है that basically measure security risk, ठीक है, that means security with the sensitivity to investors consumption, and this is basically the main part of it and main point of it. And Douglas Braden said कि जनाब forget about the wealth now, ठीक है, क्योंकि कैपम है, ठीक है, वो accumulate कर रहा है, वो consume कर रहा है. How about if you going to discuss about whatever the changes been done, और जो बीटा है कोई ऐसा बीटा निकाला जाए जो कंजम्पशन बीटा कहा जाए, जो कि बीटा अगर चेंज होगा या वो जो सेंसिटिविटी है उसको जो मेजर करेगा, that is related to purely with the investors consumption, कि how they going to consume and spend their wealth. So in that basis the Douglas Braden he basically construct that, and if he is right, a stock's expected return should move in the line with its consumption beta rather than its market beta. Again then you basically overlook, or you basically not overlook, you basically forget about the market beta, and that is irrelevant because you are only concerned with the consumption beta, which basically relate with the consumption. And the figure 9 summarizes the chief differences between the standard consumption and the consumption CAPMs. Now the stocks and the other risky assets, the wealth market portfolio, यहाँ पे हम देखते हैं कि जी market risk makes wealth uncertain. Again हमने जनाब risk को define किया था कि जनाब risk is probability of loss, ठीक है जी, which is basically uncertainty को कर रहा है. तो market risk makes wealth uncertain and the wealth is equal to market portfolio, कि जो भी आपका मार्केट पोर्टफोलियो है, जो भी आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेल डाइवर्सिफाइड
डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ठीक है, दैट बिकम योर मार्केट पोर्टफोलियो। और द स्टैंडर्ड कैपम बेसिकली एड्रेसेस द ऑल एंड इट सेज कि जनाब आपका जो स्टॉक्स एंड अदर रिस्की एसेट्स हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ दैट, जो कि आपने वेल्थ को कंसर्न है, जो कि इन्वेस्टर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इन्वेस्टर्स आर कंसर्न्ड विद ओनली वेल्थ। और उसी बेसिस पे कि जनाब आप जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ योर वेल्थ। बट अगेन जो आपकी कंजम्पशन बीटा है वो भी सेम स्ट्रेटजी अपना रहा है कि जो वेल्थ इज अनसर्टन, यू आर नॉट श्योर अबाउट द गेन और द एक्सपेक्टेड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ accumulated wealth, but again the consumption is uncertain, which is basically the part of that consumption of that wealth। और अगर आपके पास wealth है, wealth आपने जो भी है और उसको how basically you consume it, consumption is always uncertain and then that depends upon actually what is basically that consumption and you can easily identify कि जनाब on that basis एक जो required return है इन्वेस्टर का वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही इन्वेस्टर जो है हाउ मच इज कंज्यूमिंग और उस बेसिस पे उसी कंजम्पशन फैक्टर्स को आप लेकर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि जनाब हाँ इसकी कंजम्पशन इतनी है और जो इसका जो रिस्क फैक्टर है वो फिर इतना बनेगा, उसके अगेंस्ट प्रीमियम आपको कितना परसेंटेज में चाहिए एंड दैट बेसिकली व्हेन यू एक्यूमुलेटेड दैट बिकम द रिक्वायर्ड rate of return for the investor and again the market beta is not a concern anymore। और यही consumption CAPM है। So the standard CAPM, in the standard model investors are concerned exclusively with the amount and uncertainty of their future wealth। Each investor's wealth end up perfectly correlated with the return on the market portfolios and the demand for stocks and the other risky asset is thus determined by their market rates। और again जनाब आपकी जो भी है वेल्थ किसी भी इन्वेस्टर की जो कि एक अनसर्टन थी उसको सर्टन कैसे बनाया, दैट हेविली डिपेंड अपॉन वट एवर द डिमांड ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है एंड दिस इज व्हाट बेसिकली इज कि जनाब जो उसकी वेल्थ है इज परफेक्टली कोरिलेटेड विद द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनाब वेल्थ इज वेल्थ और यहां पे मैं लिख देता हूं मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न, ठीक है, इनकी जो कोरिलेशन है दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड। लेट्स मैं +1 कर लेता हूं कि जी इसको मैं लिख देता हूं परफेक्टली कोरिलेटेड। This is what basically the main ideology of the standard CAPM and the deeper motive for investing to provide for consumption is outside the model कि जनाब आपका जो एक deeper motive है that is basically the outside of that model and the consumption CAPM uncertainty about the stock return is connected directly to the uncertainty about the consumption or of course consumption depends on wealth portfolio value but wealth doesn't appear explicitly in the model and again basically what they said कि जनाब जो consumption है that is exactly associated with the consumption and again here it is कि जनाब आपकी जो भी है consumption which is basically this one and the consumption is entirely associated whatever basically the जो आपकी portfolio return है जो कि आप इसको wealth भी कहते हो और उसी बेसिस पे कि जनाब उन्होंने कहा कि जो आपकी जो कंजम्पशन कैपम है दैट इज टोटली दिस पार्ट कि जनाब जो आपके स्टॉक्स हैं अदर रिस्की एसेट्स हैं हियर द वेल्थ इज अनसर्टन एंड द वेल्थ इज बेसिकली डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो पोर्टफोलियो और जो कंजम्पशन है और जो कंजम्पशन है दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर वेल्थ विच इज बेसिकली द पोर्टफोलियो रिटर्न इन दैट। सो दिस इज बेसिकली द कंजम्पशन फिनोमेना ऑफ कैपम।
एंड लिमिटेशंस क्या है, चेंजेस इन कंजम्पशन ऑफन सीम टू बी आउट ऑफ द फेज विद द स्टॉक मार्केट। अगेन इसी की जो लिमिटेशंस है विच इज ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबली दे मस्ट हैव सम लिमिटेशन इन इट, एंड द चेंजेस इन कंजम्पशन ऑफन सीम्स टू बी आउट ऑफ फेज विद द स्टॉक मार्केट। अगेन आपकी जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट्स से कि जनाब आपके जो पैटर्न्स हैं ओवर द इयर्स दैट चेंजेस with respect to modes of investors, demands and needs, आप इस तरह कह लें, right? And individual stock seems to have low or erratic consumption betas, और again कि जनाब दिस हैज़ बीन इवेलुएटेड कि जो आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं दे हैव लो और एरेटिक कंजम्पशन बीटा। मोर ओवर क्योंकि आपकी जितनी स्टीप होगी, अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड आपका रिटर्न रखूँ और यहाँ पे स्टैंडर्डेशन, सो जो ये लाइन है जितनी स्टीप होगी जितनी ऊपर होगी दैट शोज कि जनाब उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज़्यादा होगा। गुड। और जितनी मैं स्टीप रखूंगा तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑब्वियसली इतना कम होगा। सो दैट इज बेसिकली कंसर्निंग अबाउट दिस। मोर ओवर द वॉलेटिलिटी ऑफ कंजम्पशन अपीयर्स टू लो टू एक्सप्लेन द पास्ट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक अनलेस वन अज्यूम्स अनरीजनेबली हाई इन्वेस्टर रिस्क एवर्जन। एंड अगेन उन्होंने ये बताया कि जो वॉलेटिलिटी जो कंजम्पशन की है इज क्वाइट लो टू एक्सप्लेन द पास्ट एवरेज रिटर्न्स, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट जो उसके कंजम्पशन बिहेवियर्स हैं, मूड्स हैं, उसके investors के different demands and need, and that basically respect to change, and which is no concern, and there is no value of the past average returns, and obviously that looks quite difficult to in order to accumulate the consumption beta in your calculation to find out the required rate of return for the investors. So dear students, that gives us another theory which is basically the arbitrage pricing theory. And this theory tells you about with an analysis of how investor constructs efficient portfolios, और ये जो आपकी arbitrage pricing theory है that gives you the idea कि जनाब आपके पास जब different portfolios होंगे तो उसके अंदर आपकी जो profit की situation है by selling one and with respect to other, तो आपका जो purchasing और selling है, जो borrowing और lending है, उस basis पे आप कितना इसमें profit जो risk free profit है वो कमा सकते हैं, and that gives you the actually premium over it, and you can easily find out the required rate of return of the investor. Now the Stephen Rose's arbitrage pricing theory comes from a different family entirely. It does not ask which portfolio are efficient. You know, in CAPM we discuss about कि जनाब जो भी frontier पे जो इसकी एफिशिएंट फ्रंटियर्स हैं और जो इसकी मेन जो एक आर्क बनी हुई है, इस बेसिस पे जो हैवियर पार्ट है जो कि टॉप ऑफ दैट आर्क है, दिस इज बेसिकली वेयर दी पोर्टफोलियो शुड एग्जिस्ट जो एफिशिएंट फ्रंटियर पे है, और उसी पोर्टफोलियोज के पास यही आपको जो लोअर रिस्क पे एक बड़ा स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिस्क पे आपको एक अच्छा हायर रिटर्न देगा. सो दैट बेसिस के जी जो एपीटी है, जो एसेट प्राइसिंग थ्योरी है, दैट आर बेसिकली लीज कंसर्न अबाउट द पोर्टफोलियोज ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज. इंस्टेड इट स्टार्ट बाय अज्यूमिंग दैट ईच स्टॉक रिटर्न डिपेंड्स पार्शली ऑन परवेसिव मैक्रो इकोनॉमिक influences or factors and partially on noise events that are unique to that company. Again कि जनाब उन्होंने कहा कि जो आपके फैक्टर्स हैं, जो these are the different factors, जो उन्होंने बताया कि it's only concerned about कि जो भी आपकी they basically assume कि जो स्टॉक रिटर्न्स हैं आपके, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी यूटिलिटी स्टॉक्स होता है, they are basically concerned with the macro economic variables. और इसी फैक्टर्स के साथ कुछ ऐसे नॉइजेज हैं, कैसे नॉइज फैक्टर्स हैं जो कि यूनिक टू कंपनीज इफेक्ट्स हैं, वो भी हम देखते हैं कैसे. एंड दिस इज बेसिकली द फेमस combination of asset pricing theory and the premium is basically R minus RF, which can be easily constructed by B factor into whatever the factor differences of the from the risk free, and this is the beta, again the factor 2, and again the risk premium, and the return it gets के जनाब A plus B into R plus B factor 2. This is basically how you get the return of it. तो हम इसको This is basically the alternative approach to CAPM. और इसी basis पे हम आगे चलते हैं कि the theory doesn't say what the factors are. There could be an oil price factor, an interest rate factor, and so on. Again,
जब हम डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को चेक करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ आपके मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है जी, वेरिएबल्स हैं और इसके अंदर आपके इसी वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगेन दीज फैक्टर्स गोइंग टू अफेक्ट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ स्टॉक ए। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है कि आया कि ये जो स्टॉक है इसका कोई एसोसिएशन या रिलेशनशिप है इन मैक्रो वेरिएबल या फैक्टर्स पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि जो इसका फैक्टर का कोई एसोसिएशन, कोई रिलेशनशिप बिल्ट है इस स्टॉक के साथ। एंड थ्योरी डजंट से दैट व्हाट द फैक्टर्स आर, यू नो। So you got to analyze, you got to identify those factors, आया कि उसकी कोई relationship, कोई connection उन assets, उन stock के साथ है, and there could be an oil price factor, an interest rate factor and so on. So again अगर मैं कहता हूँ कि जनाब इसी factors को अगर आप, for example there is a oil price factor and this is the interest we are talking about, the rate factor, and it could be inflation, which is basically the prices of the oil, you know, and it could be the income, again I will say the income rise, or it could be any expected या expectations based factor etc. तो you can accumulate, you have to identify with respect to जो भी इसके हैं with respect to a stock के कि जनाब उन इस स्टॉक पे, इस पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक स्टॉक है आपका जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसका रिलेशन इन फैक्टर्स के साथ, किन फैक्टर्स के साथ इसका रिलेशन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो माइट सर्व एज वन फैक्टर बट देन अगेन इट माइट नॉट। अगेन कि जनाब जो आपका पोर्टफोलियो, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जनाब अब इस स्टॉक की बारी होगी, अब इस पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो रिटर्न, इसकी बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि जी इस पोर्टफोलियो रिटर्न का जो बेसिकली है कि आया कि एक कोई भी फैक्टर है, वन फैक्टर है, बट देन अगेन इट माइट नॉट, कि अगर ये फैक्टर आपका है तो शायद वो आगे जाकर ये इतना कंसर्निंग ना हो। एंड सम स्टॉक विल बी मोर सेंसिटिव टू ए पर्टिकुलर फैक्टर देन अदर स्टॉक्स, जो कि अभी हमने बात की कि व्हाट अबाउट कि जनाब ये स्टॉक जो है वो ऑयल प्राइसेस से ज़्यादा फ्लक्चुएट करे कि इंटरेस्ट रेट फैक्टर के साथ, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे फैक्टर्स ऑफ एपीटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट प्राइसिंग थ्योरी। एक्सन मोबाइल would be more sensitive to an oil factor than say Coca-Cola. Again हमें पता है कि जनाब this is one of the company और जिसकी जो basically the oil factor के साथ ज़्यादा connection है than say Coca-Cola. Coca-Cola that is a part of the beverage, ठीक है, industry. So again if factor 1 picks up unexpected changes in oil price, beta 1 will be higher for ExxonMobil. Again हमें ये पता है कि जनाब जो बीटा 1 है दैट इज शोइंग द सेंसिटिविटी, इज अ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है जी, और सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट, ऑफ मेजरिंग चेंज इन स्पेसिफिक फैक्टर। तो अगर ऑयल चेंज होगा प्राइसेस, लेट्स से कि दे ऑयल प्राइसेस के अंदर मैं कहता हूँ जी ऑयल प्राइसेस देयर इज चेंज, परसेंटेज चेंज ऑफ लेट्स से 1.5%। सो ऑब्वियसली जो आपकी एक्सन मोबिल है दैट ऑलवेज इंक्रीज जो इसकी प्राइस होगी बाय 1.5%। एंड दी फॉर एनी इंडिविजुअल स्टॉक देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिस्क, the risk that stems from the pervasive macroeconomic variable which cannot be eliminated by diversification. Again we cannot do anything about it, जो macro variables हैं, let's say अगर मैं यहाँ पे macro indicator देख लूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ that how about the inflation, how about the interest rate, how about the income, the general income, GDP, GNP, and to some extent government intervention है, expectations है, and these are basically highly concerning issue, or the income है, GNP है, and the risk arising from possible events that are unique to company, and again possibilities of that
कंपनी जो कि यूनिक टू कंपनी है, यूनिक रिस्क है विच कैन बी डिवर्सिफाइड, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जी विच कैन बी डिवर्सिफाइड, ठीक हो गया। और दिस इज समथिंग विच इज नोन एज रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क, ठीक है, लेकिन यही हम इसे कहेंगे विच इज बेसिकली दी मैक्रो फैक्टर्स, ठीक हो गया जी। एंड दिस इज हाउ बेसिकली दी एसेट प्राइसिंग थ्योरी इट कंस्ट्रक्टेड। इट इज बेसिकली मोस्टली कंसर्न विद द फैक्टर्स विच आर term to be associated with the rate of change in the rate of return of those stocks, A or B or C or could be D, or the whole portfolio of it. And the sensitivity एनालिसिस की साइड पे आप जाएं तो मेजर ऑफ सेंसिटिविटी हमें पता है कि जनाब उस खास पोर्टफोलियो का या सिक्योरिटीज़ का, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ का, दैट इज़ अ बीटा, एंड द बीटा कैन बी अफेक्टेड हेविली वट एवर द चेंजेस इन द मैक्रो फैक्टर्स। और इसी बेसिस पे जो दे आर टू मेन सोर्सेज ऑफ द रिस्क, जहाँ से वो स्टेम आउट होते हैं, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, बट द वन इज कैन नॉट बी डिवर्सिफाइड विच इज बेसिकली द मार्केट और द मैक्रो फैक्टर्स, एंड द अदर इज यूनिक टू द कंपनी विच इज कैन बी diversified. So diversification does eliminate unique risk, and diversified investors can therefore ignore it when deciding whether to buy or sell the stock. And again, if you can eliminate that unique risk, you can see unique risk against, you can easily, with that diversification, you can easily ask for जो आपको इसको diversified करेगा, और जो आपका रिस्क लेफ्ट ओवर risk which is left over, ठीक है, you can ask for compensation। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, you ask for the compensation, and the expected risk premium on stock is affected by the factor of macroeconomic risk, it is not affected by unique risk। and again यही concept कि जनाब आपका जो मैं कहता हूँ कि जी expected जो प्रीमियम है ऑन एनी स्टॉक, ठीक है जी, लेट से आपका कहते हैं जी एक्सन मोबिल, ठीक है जी, और वो कहते हैं कि जनाब कोई भी जो फैक्टर है, लेट से अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे ऑयल प्राइसेस, अगर मैं यहाँ पे एक फैक्टर कह देता हूं, और अगर वो शिफ्ट होगा तो जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम है ऑन दैट एक्सन मोबाइल विल आल्सो शूट अप। अगर मैं कहता हूँ 1.5%, so there has to be increase in the premium of 1.5%. So again, diversification that only diversified the unique risk but not the market risk या macroeconomic risks. Now again, the risk premium arbitrage pricing theory states that the expected risk premium on a stock should depend on the expected risk premium associated with each factor and the stock sensitivity to each of the factors. Again, जो भी उस factors के जो betas measure जो sensitivity है with respect to those macroeconomic risk factors, उसकी sensitivity पे depend करेगा उसका stock का actual risk premium। और हमें पता है risk premium is simply the difference of whatever the required and the risk free rate जो कि हमने identify किया था, and then this is basically the measure of sensitivity to macro factor, and that is basically the measure of risk of security with respect to sensitivity to the macro factor. And again, this could be one of the factor, again whatever the risk free, and this could be the another factor, and you got to identify it. हम इसको the comparison of the CAPM and APT asset pricing theory, like the capital asset pricing model, arbitrage pricing theory stresses that expected return depends on the risk stemming from economy wide influences and is not affected by unique risk. Again, कि जनाब आपका ये जो नोशन है ये डिस्कस कर रही है कि भाई आपके जो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, दैट इज हैविली इफेक्टिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफेक्टिंग the expected returns, ठीक है, not the unique factors. Again, if the expected risk premium on each of these portfolios is proportional to the portfolio's market beta, then the arbitrage pricing theory and the capital asset pricing model will give the same answer. And again, this shows कि आपका जो भी expected premium है, जो भी portfolios की proportional to the portfolio's market beta है,
then the arbitrage pricing theory and the capital asset pricing model will give the same answer. उसके आंसर जो है वो सेम वो देगा. And again, unfortunately, you win some and lose some on the basis of arbitrage pricing theory. Arbitrage pricing theory doesn't tell us what the underlying factors are, unlike the capital asset pricing model, which collapses all macroeconomic risk into a well-defined single factor, the return on the market portfolio. So again, जो CAPM है, this is a one-factor model. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ for the clarification, is a single factor model. And which is basically showing कि जनाब जो भी बीटा है that is measure of risk, जो कि मैं कहता हूँ securities risk with respect to market risk, market risk है. और this is beta basically which is a one factor, जो कि कैपम कहता है कि यही जो बीटा है इसी के अंदर तमाम मैक्रो के इन्फ्लुएंसेस हैं, क्योंकि मार्केट इज बेसिकली जहाँ पे ये मैक्रो वेरिएबल इफेक्ट कर रहे हैं, बट नॉट इन केस ऑफ द आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल, जो कि बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स हैं. एंड दे सेड कि जनाब इट्स नथिंग टू डू विद द मार्केट बीटाज, इट्स ओनली टू डू विद द मैक्रो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के. जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो स्टॉक पे, पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्टर को मिलना है. So the arbitrage pricing theory will provide a good handle on expected returns only if we can, number one, identify a reasonably short list of macroeconomic factors, क्योंकि हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि जनाब आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं. measure the expected risk premium on each of these factors, अगर हम उसका expected risk premium find out कर लें, and measure the sensitivity of each, जो कि बीटा फैक्टर है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जनाब जो कि मेजर करेगा उसका रिस्क फैक्टर टू दीज ऑफ ईच स्टॉक, जो भी स्टॉक होगा टू दीज फैक्टर, कि जिस स्टॉक पे जो इसकी सेंसिटिव, हाउ दीज स्टॉक is sensitive to these factors, you know. So let's find out, identify the macroeconomic factor. Although the asset pricing theory doesn't tell us what the underlying economic factors are, but we can identify 5 principal factors that could be affect either the cash flow themselves or the rate at which they are discounted. क्योंकि हमें पता है कि जनाब आपकी जो भी कैश फ्लोज हैं, ठीक है, जो कि हम पे ऑफ्स कह सकते हैं, तो इस पे जो फैक्टर्स हैं आपके, whatever the factors 1, 2, 3 और 4, they simply affected, और ये जो फैक्टर्स हैं ये आपके अफेक्ट कर रहे हैं डिस्काउंट रेट को. So obviously in that matter what we discussed, we said कि जनाब yield spread, what would be the yield spread, जो percentage एक spread है आपका, जो कि आपके कहते हैं कि जनाब risk है, volatility है, variation है in interest rate, yield spread क्या है, interest rate, फिर इसको exchange rate, this is another factor. हमने कहा कि interest always, exchange is interest rate is one of the factor, exchange rate is another factor, and the real GNP कि जब आपकी जो इनकम है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया जी, इन्फ्लेशन, फेमस इन्फ्लेशन ऑफ इट, एंड एस्टिमेशन कम्स नेक्स्ट, क्योंकि आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन यू गॉट टू इनकॉर्पोरेट दोस estimation, how you estimate the risk premium for each factors, and this has been done for our convenience 1978 since 1978 to 1990, and these are the factors जो कि आइडेंटिफाई किया. हमने देखा कि yield spread क्या है इसका, हमने देखा जनाब इंटरेस्ट रेट इनका क्या है, देन वी आइडेंटिफाई कि जी एक्सचेंज रेट क्या है, देन वी आइडेंटिफाई कि जनाब इसका रियल जीएनपी, देन वी डिस्कस इन्फ्लेशन. यहाँ के बाद जो मार्केट है दे बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड कि दी दिस हैज टू डू समथिंग विद दी कैलकुलेशन एज वेल. सो अगेन वी कैन इजीली राइट कि जनाब आपका जो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि रिस्क प्रीमियम अंडर द एपीटी, ठीक है, is basically the function of change in yield spread, change in interest rate, change in exchange rate, change in real GNP, change in inflation
ठीक है, and then whatever the change in market condition as a whole. So this is how in asset pricing theory they basically construct that theory on the basis of that phenomena, the concept, the very concept, because you got to identify those factors which has some relation, association or the direct impact on those chosen stocks. And what basically, for the simplification, we basically identify these are basically the yield spread, interest rate, exchange rate, GNP and inflation are the factors, and plus the market condition or whatever the market situation, which also basically has something to do with the returns. And your risk premium is calculated, simply you take away the whatever the risk free, which is assumed to be 8%, and whatever the factor return, and if there is a spread in it, there you go. This is basically showing the actual differences in it over the years since 1978 to 1990, and this interest rate again in minus, this is positive, this is minus, and so on. So some stocks are more exposed than others to a particular factor, so we can estimate the sensitivity of a sample stock to each factor and then measure how much extra return the investor would have in their pocket. And again, the sensitivity element is very important, which can be constructed through beta. For example, stock with positive sensitivity to real GNP tended to have higher returns than real GNP increased. So हमें पता है कि जनाब कोई भी ऐसा स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक है जो कि वेरी सेंसिटिव है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंसिटिव टू इंक्रीज इन ओवरऑल GNP. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 1.5% बढ़ती है तो अगेन जो स्टॉक की प्राइस है वो भी 1.5% increase होगी in later period. And as a stock with an average sensitivity gave investor an additional return of 0.49% a year compared with the stock that was completely unaffected by the changes in the real GNP. पीछे चलते हैं, देखते हैं GNP की क्या वैल्यू है, the real GNP और basically the effect of that income changes. So that shows कि जनाब आपकी 0.49% if there is a change in it. So जो भी स्टॉक है, let's say stock B or could be C or could be D, if it has an association with that change in the income, then 0.49% must be a change or in the price of that stock, in the return of that stock. और यही यहाँ पे sensitivity element को डिस्कस किया. In other words, investors appear to dislike cyclical stock whose returns were sensitive to the economic activity. हमें पता है कि जनाब cyclical industry में retail इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जिसके अंदर जनाब एक साइक्लिकल फॉर्म के अंदर उनकी प्रोडक्शन जारी है, उनकी एक आपकी क्रेडिट सेल्स पे है, और जो कि बेसिकली हैवली अफेक्टेड बाय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक इवेंट्स. ठीक है जनाब, जो भी इवेंट्स है. सो ऑब्वियसली इन दैट सिचुएशन जो इन्वेस्टर्स है, दे गोइंग टू डिसलाइक टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक एंड डिमांड ए हायर रिटर्न फ्रॉम दी स्टॉक्स. तो अगर हम यहाँ पे बाय कंट्रास्ट, table 3 shows that the stock with average exposure to inflation gave investor 0.83 a year less return than a stock with no exposure to inflation. Again, whatever a change, अगर हम पीछे देखें इन्फ्लेशन का, कि whatever change in the inflation, जो कि any stock है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनाब कोई भी आपका ऐसा स्टॉक जो कि E है या F है, वो अगर सेंसिटिव है टू इन्फ्लेशन, सो दे टेंड टू हैव लेस 0.83% रिटर्न्स. ठीक है, लेकिन अगर B and C they are not basically affected by this, there will be no change in price. ठीक है जी. Again, thus investors seems to prefer stocks that protected them against inflation, and the stocks that did well when inflation accelerated, and they were willing to accept a lower expected return from the such stocks. So again, they can easily strategize themselves if they can define those stocks which can be affected by inflation. ठीक है जनाब. Now
Estimate factor sensitivities. The estimate of premiums for taking in factor risk can now be used to estimate the cost of equity. Asset pricing theory states that the risk premium for any asset depends on its sensitivities to the factor risk beta, जैसे हमने अभी कहा, और we are going to find out and the expected risk premium for each factor, जो कि multiply by whatever the risk premium, हम यहाँ पे लिख देते हैं risk premium. So this can be shown in the table 4. The factor risk of the portfolio of utilities, and the second column shows the required risk premium for each factor. The third column is simply the product of these two. तो जनाब ये देखते हैं कि these are basically the factors, identified factors. हमने डिस्कस किया 1, 2, 3, 4, 5 and then 6, and these are the factor risks, जो कि एक बीटा calculated 1.04, that shows the sensitivity. ठीक है जनाब, और उसी बेसिस पे कि जनाब ये भी आपको नेगेटिव, एंड दीज टू आर इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट एंड द रिस्क प्रीमियम दैट बीन कैलकुलेटेड प्रीवियसली, एंड व्हेन यू गोइंग टू फाइंड आउट कि जनाब उसकी सेंसिटिविटी है, दिस इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ टू, जो कि इज इक्वल टू दिस. नाउ इफ यू गोइंग टू मल्टीप्लाई both of them, they give you 5.3%, and then interest rate is 1.37. So these are basically the factors, sensitivity, risk premium, और ये against that factor आपका risk premium दे रहा है, which shows कि जनाब एक analysis आपको sensitivity का के how would the investor they will expect the return to be. और जब इसको सारों को accumulate करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, expected risk premium would become the summation of all the these variables जो macro factors हैं. जब इन factors को जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हमने यहाँ पे accumulate करेंगे, so that gives you the expected risk premium. ठीक है, and this can be used in order to identify what required rate of return, R मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, required rate of return, and this required rate of return can be easily calculated क्योंकि हमें पता है कि this minus RF become now 8.53%. So in order to get the R, you simply have to add the risk-free rate, right students? So let's find out what would be the our expected return, which is basically that R, and that becomes कि जनाब आपकी जो 7 है, let's assume कि जी 7% is basically your risk-free, and when you going to add 8.3%, you will get the 15.3. This is my investors required rate of return. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, required rate of return, which is 15.53%. So dear students, this is how you accumulate, this is you how accumulate the effect of different macroeconomic factors in order to identify कि जनाब आपका actual जो investors का required rate of return क्या बनता है, जिसकी basis पे हमने देखा कि जो उसके आपके different factors हैं, different उसकी estimations हैं, उस estimations पे चलते हुए you can easily figure out कि हाँ जनाब आपका जो actual जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसे है, और ये जो फैक्टर्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं जो स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न है. नाउ द 3 फैक्टर मॉडल we noted earlier the research by the firm and friends showing that the stocks of the small firms and those with the high book to market ratio have provided above average return. अभी हमने जो चेक किया उसमें यही पता चला कि जनाब उनके जिनके high book to market ratios हैं और जो small stocks हैं they tend to give a higher average return. This could simply be coincidence, but there is also evidence that these factors are related to the company profitability and therefore may be picking up risk factors that are left out of the simple CAPM. और इनको जो आइडेंटिफाई, क्योंकि अभी हमने देखा कि जी उसके अंदर जो कैपम है इज अनेबल टू आइडेंटिफाई व्हाटएवर द शिफ्ट्स इन इट. सो अगर इन फैक्टर को हम दोबारा रिविजिट करें और इसका जो रिस्क फैक्टर इसमें एक्यूमुलेट कर लें, इसको पिक कर सकते हैं अगर इस फैक्टर्स को, यू कैन इजीली फाइंड आउट एंड फिगर आउट व्हाट वुड बी द एक्चुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न in respect to the certain risk factor for the investors. And if investors do demand an extra return for taking exposure to these factors, then we have to measure the expected return. और जो कैसे इस फार्मूले से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगेन दिस इज द फेमस
equation on the left hand side, which is gives you the actual risk premium demanded by the investor, which is equal to the right hand equation, जो कि फार्मा एंड फ्रेंच का था कि जी जो भी आपका मार्केट बेटा और जो भी मार्केट फैक्टर्स हैं, देन द साइज ऑफ बिग साइज है, स्मॉल साइज है, स्मॉल कैप है, बिग लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या फिर लार्ज कैप है, ठीक है। एंड बुक टू मार्केट, जो इसकी बुक टू मार्केट रेशियो है, सिंपल फैक्टर, एंड दिस इज कॉमनली नोन एज 3 फैक्टर मॉडल। हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स। फॉर्म एंड फ्रेंच हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द 3 फैक्टर्स दैट अपीयर टू डिटरमिन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, एंड द रिटर्न्स ऑन ईच ऑफ दीज फैक्टर्स आर मार्केट रिटर्न and the size factor and the book to market is easily to address the return on the market index minus the risk free interest rate। ये उसकी calculation, ये उसका measurement given है with the respective जो size है, that gives you return on the small firm stock, less return on the large firm stocks, and then again the book to market factor, which basically the return on the high book to market ratio stock, less return on the low to book to market ratio stocks है। Now again estimate the risk premium for each factors, वही जो आपने स्टेप्स हैं वो फॉलो करोगे। लेट्स गो थ्रू अगेन विद दिस। वी नीड टू रिलाई ऑन द हिस्ट्री। ऑन दैट बेसिस 1963 से 1994 तक द मार्केट फैक्टर दैट एवरेज बेसिकली 52, एंड डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज कैप इज बेसिकली 3.2 a year, and plus the annual return on the stock with the high and low book to market ratio is basically 5.4%. After this data you got to estimate the factor sensitivity, which can be looked from the table 5 of फार्मा फ्रेंच। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जनाब इस टेबल की तरफ दीज आर वैल्यूज गिवन ऑफ दोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 utilities, and these are basically the firms, 9 firms of United States, US, और यहाँ पे उनका फैक्टर जो सेंसिटिविटी है वो बताया गया कि जी एन इंक्रीज ऑफ 1% इन रिटर्न ऑन द बुक टू मार्केट फैक्टर रिड्यूसेस द रिटर्न ऑन द कंप्यूटर स्टॉक बाय 0.49%, बट इंक्रीज द रिटर्न ऑन यूटिलिटी स्टॉक बाय 0.38%। अगेन यहाँ पे जो कंप्यूटर है स्टॉक्स, इसकी तरफ आप देखेंगे दैट बुक टू मार्केट गिव यू ए नेगेटिव, सो दैट रिड्यूसेस द रिटर्न टू सेम प्रोपोर्शन, बट अगेन दैट इंक्रीजेज द यूटिलिटी बाय 0.38%। सो अगेन on these factors you can easily identify कि जनाब उसके जो book to market और फिर जो basically beta, market beta है, then the beta of the size, sensitivity of that size, how it going to affect the expected return, and what about the book to market जो एक आपके ratios है low and high accumulate करके you can easily find the sensitivity through beta and identify कि जी उसका expected risk premium जो है जो calculated है वो क्या बनेगा, एंड दी एक्सपेक्टेड हम यहाँ पे कैपम का भी गिवन है, उसकी एनालिसिस किया गया है कि जनाब दीज आर बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द कैपम एंड वट एवर द एक्सपेक्टेड प्रीमियम ऑफ द फार्मा फ्रेंच। सो देयर इज ए कंसिडरेबल डिफरेंस इन बिटवीन। आप यहाँ देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट का 6.43% है, यहाँ पे जो थ्रू 3 फैक्टर मॉडल आपको गिवन है दैट इज बेसिकली 7.45%, 5.55% बैंक्स का है, 8.08 है। सो दैट गिव्स यू कि जनाब हमने उन फैक्टर्स को एक्यूमुलेट किया है जिसकी वजह से उसका जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम है वो भी इंक्रीज कर दिया। सो दिस गिव्स यू द एक्स्ट्रा बिट ऑफ इवैल्यूएशन एयर। फार्मास्यूटिकल का यहाँ पे अगेन गिव्स यू अ डिफरेंट स्टैटिस्टिक, अगेन द रेस्ट ऑफ इट दैट गिव यू अ बिट लार्जर risk premium. Now once you have an estimate of the factor sensitivities, it is simple matter to multiply each of them, and you're going to get the 2.49%, which is basically the, if you look at the 4th column, and in this 4th column you can easily multiply the both of them and get the 2.49. इसको हम यहाँ से अगर देखें कि जनाब numbers of shows the expected risk premium on the computer stock is 2.49%, जो कि आपका ये शो कर रहा है, ठीक है। And again compare this figure with the risk premium estimated using the capital asset pricing model, table 5. The 3 factor model provides a substantially lower estimate of the risk premium for computer stock than the CAPM. हम यहाँ पे मॉडल देखेंगे कि जिसमें जो कंप्यूटर्स का है that gives you a little bit less, more less as compared to CAPM after inculcating all the जो उसके 3 फैक्टर्स हैं।
again understanding three factor, why largely because computer stock have a low exposure 0.49 to the book to market factor. Again this is one of the reasons जो कि book to market पे 0.49 था. So dear students, what we discovered, what we study basically apart from CAPM or in connection with the CAPM, which is basically the famous capital asset pricing model, which can easily identify what is basically the risk premium, what should be the risk premium for the investors, and how we're going to incorporate the other factors with the help of the alternative theories, which is basically the asset pricing model and the three-factor model of the firm of French. And we can easily identify what is basically the difference between the required rate of return and the risk premiums in it, and simultaneously that will boost up the investors return. But in few of the cases we have seen कि जनाब जो कैपम के अंदर, जैसे लेट्स टॉक अबाउट द कंप्यूटर स्टॉक, उसके अंदर कैपम का जो एक रिस्क प्रीमियम था वो हाई था एज कम्पेयर टू व्हेन वी गोइंग टू फाइंड आउट द एसेट प्राइसिंग थ्योरी और या थ्री फैक्टर मॉडल से जो फॉर्म एंड फ्रेंच के उसमें हमने कैलकुलेट किया तो उसमें उसका जो रिस्क प्रीमियम था वो कम आया. सो टिल नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.